नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रमजानी तथा गणेश चतुर्थी के दौरान किसी भी तरह की विपदा निर्माण न हो, इसलिए परिमंडल 2 के उपायुक्त श्री शेवाले की पहल। त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सड़कों के नाकारापन से उब चुकी है खांदा कॉलोनी की जनता, अभी भी लगा है समस्याओं का भांडार। और नवी मुंबई में आयोजित की गई थी इफ्तार पार्टी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने जो मुहिम शुरू की है वो लगातार 12वें दिन भी जारी है। अन्ना को हर स्तर से समर्थन मिल रहा है। युवा पीढ़ी भी अन्ना द्वारा शुरू किए गए इस मुहिम के कायल हो चुके हैं। शनिवार को पनवेल में कॉलेज के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर अन्ना को समर्थन जताया। लगातार 12वें दिन अन्ना हजारे का अनशन जारी है। सरकार बार बार यही कह रही है कि हम भी एक सशक्त लोकपाल बिल चाहते हैं, मगर सरकार द्वारा जन लोकपाल बिल पर की जा रही देरी पर जनता काफी क्रोधित हो उठी है। हर स्तर से अन्ना को समर्थन मिल रहा है। पनवेल में भी हर पार्टी एवं संस्थाओं द्वारा अन्ना को समर्थन दिया जा रहा है। शनिवार को पनवेल स्थित विके हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर अन्ना हजारे को अपना समर्थन जताया। इस दौरान रैली में शामिल कुछ विद्यार्थियों ने अपना आक्रोश हमारे कैमरे के सामने जाहिर किया। आपण सर्वजण इतक्या दिवसांपासून बघतोच आहोत की अण्णा हजारे आपल्या देशातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी उपोषणाला बसले आहेत। तर त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी आज दिनांक 28 ऑगस्ट 2018 रोजी आमची रॅली निघाली होती पनवेलवरून। आणि आता तो भ्रष्टाचार खूप वाढला आहे, त्यामुळे माझं तरी म्हणणं आहे की सर्वांनी या उपोषणाला आंदोलनाला सहभागी व्हावं आणि सपोर्ट करावं। शैक्षणिकमध्ये म्हणजे क्षेत्रात सुद्धा खूप सारा भ्रष्टाचार आहे। आज ऍडमिशन घ्यायला गेलं तर इतके पैसे उगाचच द्यावे लागतात, त्यामुळे सामान्य विद्यार्थी जास्त काही चांगलं शिकू शकत नाही। त्यामुळे मला वाटतं की भ्रष्टाचार म्हणजे आज जर अण्णा आपल्यासाठी जर 12 दिवस उपाशी राहू शकतात, अन्नाचा एक टाइम सुद्धा त्यांच्या पोटात नसताना ते 12 दिवस राहू शकतात उपाशी, तर आपणही वेळेत वेळ काढून त्यांच्यासाठी एक दिवस रॅली काढायचं आम्ही असं ठरवलं वर्गातल्या मुलांनी, आमच्या बॅचने। मग त्यामध्ये आम्हाला म्हणजे एवढ्याच पोरांचं पाठिंबा आम्हाला माहिती आहे, पण अजूनही पाठिंबा हवा म्हणून आम्ही त्यासाठी सरांची परवानगी घेतली। त्यामध्ये आम्हाला विके ज्युनियर कॉलेजच्या पोरांचा चांगला सपोर्ट मिळाला। आणि पाठिंबा द्यायचा म्हटलं तर आता देशात जो एवढा भ्रष्टाचार चालू आहे त्यामध्ये फक्त गरीब लोक गरीबच होत जातात आणि श्रीमंत होत जातात, कारण त्यांना त्याचा काही फटका पडत नाही। आता तहसीलदारमध्ये भ्रष्टाचार चालतो आणि कुठे पोलीस स्टेशनमध्ये जागोजागी गव्हर्नमेंटचे जेवढे ऑफिसेस आहेत तिथे सगळीकडे भ्रष्टाचार चालू असतो, कोण सांगत नाही, फक्त एवढंच। त्यामध्ये गरीब माणसाचे त्रास होतो, सामान्य माणसाला त्याचा त्रास होणार, मग श्रीमंत माणसाला त्याचा काही फरक पडत नाही। त्यामुळे वेळेत वेळ काढून आम्ही म्हटलं पनवेलमध्ये आहेत जो भ्रष्टाचार आहे त्यांना जरी काहीतरी वाटावं म्हणून आम्ही एक मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं। त्यामध्ये सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य पण केलं, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार पण मानतो। अगर देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी बार बार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर काफी परेशान है और ये पीढ़ी भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देखना चाहती है। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। लायंस क्लब पनवेल एवं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को नवीन पनवेल में किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। लायंस क्लब पनवेल एवं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से रायगढ़ जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कड़ू, लायंस क्लब के सचिव अशोक गिल्डा आदि गणमान्यों सहित खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान संदीप पाटिल ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। मित्रांनो, तुम्हाला फक्त एक गोष्ट सांगेल मी की विवेकानंद स्वामी या बाबतीत सांगायचे की स्टॉप नॉट टिल युअर गोल इज रीच। आज तुम्ही स्पर्धेत सहभागी झालेला सर्वच काही याच्यामध्ये विजेते होणार नाहीयेत, परंतु विजय होण्यासाठी तुम्ही सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजेत। आज तुम्हाला अशा प्रकारच्या चांगल्या सुविधा मिळालेल्या, चांगले कोच आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, या संधीचा सुद्धा आपण कराल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि सर्व स्पर्धकांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन मी माझा उद्घाटन भाषण संपवतो। थँक्यू। आइए नजर डालते हैं प्रतियोगिता पर।
माह रमजान के उपलक्ष्य में नवी मुंबई वाशी में शुक्रवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस इफ्तार पार्टी के लिए पालक मंत्री गणेश नाइक, पुलिस आयुक्त अहमद जावेद, पूर्व विधायक मंदाताई म्हात्रे आदि गणमान्यों सहित रोजगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नवी मुंबई वाशी में इफ्तार पार्टी का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। इस अवसर पर पालक मंत्री गणेश नाइक, पुलिस आयुक्त अहमद जावेद, पूर्व विधायक मंदाताई म्हात्रे, उप पुलिस आयुक्त पुरुषोत्तम कराड़ आदि गणमान्यों सहित रोजगार बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, जहां सभी रोजगारों ने अपना रोजा खोला। इस अवसर पर पालक मंत्री गणेश नाइक का कहना था कि अगर सभी धर्म संप्रदाय के लोग भारत में भाईचारे के साथ रहेंगे तो भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। पुलिस आयुक्तालय की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि और धर्म के जो यानी गुरु हैं, धर्मगुरु, जैसे बुद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के, ये सब लोगों को भी बुलाया है यहाँ पे। तो नई मुंबई के पुलिस आयुक्तालय ने, अभी सभी पुलिस आयुक्तालय में काम होता है, लेकिन नई मुंबई में परंपरा बहुत मन से जताई जा रही है, जिसमें अभी के जो आयुक्त है अहमद जावेद जी, इन्होंने सब इसका नेतृत्व किया है। और इसमें नई मुंबई के मुसलमान लोगों में भी एक सर्वधर्म समभाव की भावना है कि जैसे जब गणेश जी का विसर्जन हो जाता है तो वहाँ पे शरबत बटाना, कि उनका स्वागत करना, ये काम मुस्लिम धर्म ही करते हैं। तो मतलब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, उनके देवताओं का सम्मान करना, ये अच्छी संस्कृति नई मुंबई में बहुत अच्छी ढंग से डेवलप हुई है। और ये राष्ट्रीय एकात्मता, समधर्म समभाव, जिससे इंसानियत की धर्म की पूजा हो जाएगी और भाईचारा रहेगा। तो भाईचारा रहने से शांति रहेगी, शांति रहने से आदमी सोचेंगे, काम करेंगे, देश का जो प्रोग्रेस है, उन्नति, इसमें बस। वही इस दौरान अहमद जावेद ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मौके पे आज तो रमज़ान का महीना चल रहा है, उसका बहुत ही मुकद्दस दिन है आज का, अलविदा का दिन। सबको हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे। हर साल की तरह हम लोग का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और इस शहर में जो एक सलोखों का वातावरण है उसमें और दो चांद लग जाते हैं। इससे जिस तरीके से प्रतिसाद और रिस्पांस मिलता है उससे बड़ी खुशी होती है और उम्मीद रखते हैं कि ऐसी रहेगी हमेशा के लिए। सबको अपनी तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम अभिनंदन और मुबारकबाद देना चाहिए। हकीकत भी यही है कि भारत में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं जो एक धागे में मोती की तरह पिरोए हुए हैं। माह रमजान के उपलक्ष्य में हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि भारत में इसी प्रकार भाईचारा बना रहे। चंद दिन बाद रमजान ईद तथा गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाने वाला है। ऐसे में त्योहार के दौरान किसी भी तरह की समस्या निर्माण न हो तथा शांति भंग न हो, इस उद्देश्य से परिमंडल 2 के उपायुक्त श्री श्रेवाल ने विभिन्न मंडलों के प्रतिनिधि, एमएससीबी तथा सिडको एवं नागरिकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में श्री श्रेवाल ने अनैतिक तत्व से सावधान रहने की अपील की। बस चंद दिन बाद रमजान ईद तथा गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाने वाला है। ऐसे में त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो तथा त्योहारों में शांति बरकरार रहे, इस उद्देश्य से परिमंडल 2 के उपायुक्त प्रमोद शेवाले ने शनिवार को एक बैठक बुलाई थी। पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में आयोजित इस बैठक के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, प्रांत अधिकारी पांडुरंग मखदूम, तहसीलदार संदीप माने, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, आरपीआई के जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ आदि गणमान्यों सहित सिडको, एमएससीबी आदि विभाग के अधिकारी एवं मंडल के प्रतिनिधि तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान डीसीपी शेवाले ने त्योहार के अवसर पर किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो तथा अनैतिक तत्व शांति भंग न करे, इस बात का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी। उत्साहाच्या आनंदाच्या वातावरणात येणारे सण कसे साजरे करायचे यासाठी आपण या ठिकाणी आज एकत्र आलेलो आहोत। आपण आपले डोळे आणि कान उघडे ठेवले आणि सध्या आजूबाजूला काय चाललंय हे लक्षात घेतलं तर त्या सूचना सुद्धा तुमच्या लक्षात येतील की आपल्याला नेमकं काय करायला हवंय। कुठलाही घातपात होणार नाही याची काळजी घेणं हे प्रत्येक मंडळाचं काम आहे। ते फक्त शासकीय यंत्रणेचं, सरकारी यंत्रणेचं काम आहे म्हणून शांत बसता येणार नाही।
आपल्या मंडळाच्या ठिकाणी मोठमोठे देखावे केले जातात. ते देखावे बघण्यासाठी परिसरातली जनता त्या ठिकाणी येत असते. त्या जनतेचं संरक्षण करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. वहीं इस दौरान नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने भी उपस्थितों को संबोधित किया. हे आज नुसती बैठक इथं आयोजित केलेली नाहीये, तर याच्या अगोदर त्यांनी स्वतःहून पनवेल शहर असेल किंवा त्यांचे जे ज्युरिडिक्शन आहे तिथे पर्सनली त्यांनी 2 राऊंड मगदूम साहेबांच्या सोबत फिरले, आमच्या नगरपालिकेचे त्याच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सोबत प्रत्यक्ष पाहिलं आणि ज्या काही सूचना द्यायच्या होत्या त्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेल्यानंतर ते इम्प्लिमेंटेशन करण्याचं काम आता प्रशासनाला काढलेलं आहे. आणि कुठलाही सण असला की पनवेल ही मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे या शहरात नेहमी ट्रॅफिकचा लोड राहतो. उरण पनवेल आता नवीन आजूबाजूचा परिसर हा इथं खरेदीला येतो, ट्रॅफिक जाम होत असते. कोकणात जाणाऱ्या गाड्या या पनवेल शहरात पुन्हा येऊन देता वाशीपासूनच डायव्हर्ट केल्या पामबीच्या मार्गे, आमच्या गव्हाणपाडा मार्गे परस्पर पळसप्याला तो एक रस्ता जातोय. सेकंड रूट अजून छोट्या गाड्या आहेत त्या डायरेक्ट कासारगडपर्यंत निघू शकते, टोल नाक्यावर निघू शकतील. ह्या रूट जर तुम्ही तिथून परस्पर ट्रॅफिक मुवमेंट जर ट्रान्सफर केली आणि या रस्त्यांचं जे लिडिंग पेपर आहेत मोठमोठे त्याच्यावर जर तुम्ही डायग्रामनुसार जर लोकांना आव्हान जर दिलं तर निश्चितच त्याचा फायदा. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं
फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल करने वाले पनवेल के नामचीन एडवोकेट प्रफुल्ल म्हात्रे का 50वां जन्मदिन शुक्रवार को मनाया गया, जहां उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष JM म्हात्रे, APMC के सभापति राजेंद्र पाटिल, RDC बैंक के संचालक चंद्रशेठ खरत आदि गणमान्यों सहित प्रफुल्ल म्हात्रे के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एडवोकेट प्रफुल्ल म्हात्रे वैसे तो एक आम इंसान, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज पनवेल में उनका नाम नामचीन लॉयरों में शुमार हो गया है। पेंड तालुका अंतर्गत दीव गांव में जन्मे प्रफुल्ल म्हात्रे 1986 को पनवेल में दाखिल हुए और पहले 6 साल ITI में बतौर स्टोर कीपर, तो बाद में और 6 साल वो पनवेल ST डेपो में क्लर्क के ओहदे पर काम करने लगे। लेकिन नौकरी करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 30 मार्च 1996 को उन्होंने वकालत पास की और वो लॉयर बन गए। शुरुआती दौर में उन्होंने एडवोकेट चंद्रशेखर वाडकर के पास जूनियरशिप की और 2004 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नोटरी की नियुक्ति दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2004 से लेकर 2011 तक यानी महज 7 सालों में उन्होंने एक प्रथितयश वकील के रूप में अपने आप को साबित कर दिया। इस दौरान सेंट्रल एक्साइज रायगढ़ द्वारा उन्हें सरकारी वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया। पेंड तालुका रहिवासी संघ के अध्यक्ष बने एडवोकेट प्रफुल्ल म्हात्रे ने अपने अब तक के सफर में विभिन्न स्थापनाओं के लिए कानून विषयक सलाहकार के रूप में काम किया है और आज भी वो कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल करने वाले एडवोकेट प्रफुल्ल म्हात्रे पेंड तालुका रहिवासी संघ के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले प्रफुल्ल म्हात्रे ने अब तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो किसी भी नए वकील के लिए आदर्श से कम नहीं है।
आज उनका 50वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां एडवोकेट श्री म्हात्रे और उनके सुपुत्र एडवोकेट पराग को शुभकामनाएं देने के लिए विधायक विवेक पाटिल सहित पूर्व नगराध्यक्ष JM म्हात्रे, पनवेल APMC के सभापति राजेंद्र पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पनवेल तालुका अध्यक्ष भीमसेन माली, RDC बैंक के संचालक चंद्रशेठ घरत, उद्योजक सुरेश फड़के, पनवेल बार एसोसिएशन के सदस्य आदि गणमान्य उपस्थित थे। हम भी कर्नाला टीवी के दर्शकों की ओर से एडवोकेट प्रफुल्ल म्हात्रे को उनके जन्मदिन की और उनके बेटे एडवोकेट पराग म्हात्रे को उनके नए इनिंग के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जिस भरोसे से लोगों ने सिडको से घर खरीदे थे और वो सिडको अधीन क्षेत्र में रहने के लिए आए, उनके उस भरोसे को सिडको ने चकनाचूर कर दिया। आज की तारीख में खांदा कॉलोनी के रहवासी सिडको के नाकारापन से इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी मांगों को लेकर सिडको अधिकारियों का घेराव करना पड़ा। सिडको की स्थापना से लेकर आज तक हर बार बस वादे करना और किए हुए वादों से मुकर जाना सिडको की आदत बन चुकी है। ये हम नहीं बल्कि अब आम जनता कहने लगी है। सिडको के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ अपना असंतोष जताने के लिए खांदा कॉलोनी के रहवासी एवं खांदेश्वर रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सिडको के नवीन पनवेल कार्यालय पर मोर्चा निकाला था, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भूपी, उपाध्यक्ष भीमराव पवार, जयंत भगत, सदानंद शिर्के, VK पाटिल, प्रसाद शिरोडकर आदि गणमान्य सहित एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इन सभी ने सिडको के कार्यकारी अभियंता श्री कराड़ और नाइक का घेराव किया और खांदा कॉलोनी के रहवासियों को सता रही समस्याओं से रूबरू कराया। एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री कराड़ को ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि खांदा कॉलोनी के नागरिकों को जो समस्याएं सता रही हैं, उन्हें गणेशोत्सव से पहले सुलझाया जाए, वरना खांदा कॉलोनी की जनता रास्ते पर उतर आएगी। स्वतःच्या मनमानी कारभारामुळे नको ते पेपर्स, कोणते पण ऍफिडेव्हिट नसताना, JR नसताना सुद्धा स्वतः सिडको ऑफिसर ऍफिडेव्हिट मागत होते। त्याच्यासाठी खांदेश्वर वेलफेअर असोसिएशन तर्फे आम्ही हा सगळ्यांनी इस्टेट एजंट लोक खांदा कॉलनी, रिअल इस्टेट खांदा कॉलनी यांनी हा आम्ही मोर्चा आयोजित केलेला होता। तसेच त्याने सगळ्या आमच्यासाठी मंजूर करून आम्ही योग्य तो तुम्हाला निर्णय देऊ असे आश्वासन, असं लेखी आश्वासन श्री नाईक इस्टेट ऑफिसर यांनी दिलेले आहेत। आणि दुसरी गोष्ट आहे, जे खांदा कॉलनीमध्ये जे पाणी सोल प्रकरण जे चालू आहे, विकला जातो टँकर भरून, अनलिगली जो धंदा चालू आहे, आम्ही जर त्यांना ते विचारलं तुम्ही सिडकोवाले विकता का, तर ते आम्हाला बोलतात नाही विकत आहे। तर तो सामान्य जनतेला हा भरपूर मोठा त्याचा त्रास होतोय पाण्याचा, आणि हे बिलं मात्र भरपूर टाइमवर रेग्युलर भरून सुद्धा हे DP चार्जेस सुद्धा सिडकोवाले लावतात। त्यांना पण आम्ही जाब विचारण्यासाठी गेलो असता त्याने पण आम्हाला आम्ही हे सगळं मोडीत काढू असं आश्वासन दिलेलं आहे। दुसरी गोष्ट, सेक्टर 10 ला, सेक्टर 11, सेक्टर 8, सेक्टर 9 सगळीकडे पूर्ण खांदा कॉलनी सेक्टर मध्ये पाण्याची कमतरता जाणवलेली आहे। खांदा कॉलनीला मागे एक निवेदन दिलं होतं सिडकोला की खांदा कॉलनीमध्ये पूर्ण रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत। तर सिडकोचे एक्झिक्युटिव्ह जे अधिकारी आहेत श्री कराड साहेब यांनी आम्हाला आता सगळ्यांना आश्वासन दिलंय की पुढच्या 4 दिवसात जर खांदा कॉलनीत एकही खड्डा दिसला तर त्याचा फोटो मारा आणि मला आणून दाखवा, असा गणेशोत्सवाच्या अगोदर सर्व खड्डे भरले जातील। 3 दिवसात आम्ही खड्डे भरू असं आश्वासन दिलेलं आहे। याच्या अगोदर देखील आम्ही त्यांना निवेदन दिलं होतं की खांदा कॉलनीमध्ये पूर्ण रस्ते खड्डे झालेले आहेत, तरी खांदा कॉलनीले खड्डे भरून लोकांना जो सुविधा द्यायची आहे ते व्यवस्थित द्या। ए टाईपच्या विषयी आम्ही निवेदन दिलं होतं मागे, आजही विषय काढला, पण ए टाईपच्या विषयी जो ए टाईपमध्ये जे स्लॅब कोसळत आहेत त्याच्याविषयी आम्ही वरिष्ठांकडे नेहमीसारखं उत्तर त्यांच्याकडे मिळालेलं आहे। आम्हाला जर पुढच्या 1 महिन्याच्या आतमध्ये जर ए टाईपच्या विषयी जर ठोस असं उत्तर मिळालं नाही सिडकोकडं, तर आम्ही या सिडकोवरती पूर्ण खांदा कॉलनीच्या वतीने मग ह्याच्यामध्ये सर्व पक्षीय कार्यकर्ते, नेते मंडळी आम्ही सामील करू आणि मोठा मोर्चा आणू असं आम्ही त्यांना कराड साहेबांना विनंती केलेली आहे। आज इथं आलो सिडकोचा भ्रष्टाचार जो चाललेला आहे तो उघडकीस करण्यासाठी त्याला कायमचा निपटून करण्यासाठी आज इथं आम्ही सर्व लोक इथं आलेलो आहोत आणि तो झालाच पाहिजे। बहरहाल श्री कराड़ ने आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या सिडको के अधिकारी अपने वादों पर खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन दत्ता मोकल के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। एक तरफ गणपति बापा के आगमन की तैयारियों में श्रद्धालु जुट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बापा की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों की मूर्तियों पर अंतिम हाथ फिराई हो रही है। लेकिन इस सब के बीच शाडू की मिट्टी से मूर्तियां बनाने वाले कलाकार जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसका जायजा हमारे टीम ने लिया। गणपति बप्पा के आगमन को महज 5 दिन बचे हैं। ऐसे में बप्पा को घर ले जाने के लिए हर कोई उत्सुक है
और गणपति की मूर्तियां बनाने वाले भी इस बात को लेकर गंभीर हैं कि श्रद्धालु ग्राहकों को निर्धारित समय पर मूर्तियां सौंपी जाए। लेकिन उन मूर्तिकारों के सामने भी कुछ समस्याएं हैं जिनका जायजा हमारे टीम ने लिया। पनवेल और उरण की सीमा रेखा पर बसा चिरनेर गांव, जो स्वयंभू गणपति के लिए मशहूर है। यहाँ दूर दूर से लोग बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं चिरनेर स्थित कलानगर भी गणपति बप्पा की मूर्तियों के लिए विख्यात है। यहाँ शाड़ू के मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए बाधक नहीं बनती, मगर इन मूर्तियों को बनाने में मूर्तिकारों का इतना समय और पैसा खर्च होता है कि उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। वैसे आज प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का जमाना है। पीओपी की मूर्तियां दिखने में भी खूबसूरत होती हैं और सस्ती भी मिलती हैं, इसलिए श्रद्धालु ग्राहक पीओपी की मूर्तियां प्रेफर करते हैं। मगर इसी वजह से शाड़ू की मूर्तियां बनाने वालों पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। हमारी टीम ने जब कलानगर का दौरा किया तो वहां पुश्तैनी तरीके से मूर्तियों का कारोबार चला रहे कुछ कलाकारों से मुलाकात की और इस गणपति मूर्ति व्यवसाय के बारे में जानने की कोशिश की। तब पता चला कि गणपति बनाने वाले कारागिरों की 5वीं पीढ़ी इस व्यवसाय में कार्यरत है और केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस काम में व्यस्त नजर आई। हमारे प्रतिनिधि ने प्रसाद कला केंद्र के मालिक प्रसाद से बात की और जाननी चाहिए उनकी प्रतिक्रिया। साधारणतः ही माझ्या समजुतीप्रमाणे एक 5वी पिढी आहे जी माझ्या याच्यामध्ये कार्यरत आहे। साधारणतः एक 5 पिढ्या झालेल्या आहेत, म्हणजे माझ्या समजुतीप्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचं जेवढं प्रोडक्शन निघत आहे आता बरंचसं प्रमाणात निघत आहे, पण असं झालेलं आहे की जे शाडू मातीची मूर्ती बनवतात ते मूर्तिकार साधारणतः बरेचसे आता मागे राहिलेले आहेत। कारण त्याच्याने काय होतं की प्रोडक्शन फार कमी निघतं शाडूच्या मातीचं, कारण त्याला कारागिरी तुमची खूप लागतं, त्याला तुमचा आर्टवर्क वगैरे खूप जास्त लागतं। पण ज्या मोल्डनी भरमसाठ आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती निघत आहेत त्याच्याने निश्चितच आपल्याला असं म्हणता येईल की त्याच्या तुलनेने मातीच्या मूर्ती बनवणं हे प्रमाण फार मागं राहिलेलं आहे। स्वतःची अशी क्रिएटिव्हिटी जास्त दाखवू शकत नाही, कारण शाडूची मूर्ती बनवायला असं एक प्रत्येक मूर्तीमागे एक तुमचा ठराविक साचा राहत नाही, प्रत्येक मूर्ती एक तुमची वेगवेगळी अशी बनत जाते। म्हणजे प्रत्येक मूर्तीमध्ये तुमची एक वैविध्यता आणि एक नवीन निर्मिती तुम्हाला दिसत असते शाडूच्या मूर्तीमागे। आता एक साधारणतः प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती ज्या निघालेल्या आहेत त्या एक ठराविक मोल्डमधल्या असतात। म्हणजे तुम्ही एक साधारणतः पाहिलं तर बऱ्याचशा मूर्ती तुम्हाला एक सारख्या प्रमाणात दिसतात, त्यांचे हात, पायाची ठेवण किंवा चेहऱ्याची ठेवण। शाडूच्या मूर्ती बनवण्याचं आणि कारागिरांचं प्रमाण हे थोडंसं मागे राहिलेलं आहे। अन्याने शाडूच्या मूर्त्या अगदी निश्चिंत प्रमाणात एकदम पाण्यामध्ये सहज विरघळल्या जातात, पण त्याच्या मानाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती फार खूप जास्त उशीर लागतो त्यांना विरघळण्यासाठी। तर त्याच्या तुलनेने आता जे कागदाच्या किंवा एक पेंड्याच्या वगैरे अशा बऱ्याचशा प्रमाणात इको फ्रेंडली मूर्ती वगैरे बनवतात, पण त्याच्याने सुद्धा बनवायला खूप जास्त उशीर लागतो। तर म्हणूनच आमच्या एक या प्रसाद कला मंदिरमध्ये एक साधारणतः 60 ते 70% मूर्त्या आम्ही मातीच्या बनवतो। कुल मिला के अगर अन्य इंडस्ट्रीज की तरह गणपति मूर्ति बनाने वाले कारखानों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है तो निश्चित रूप से इन मूर्तिकारों को कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। कैमरा पर्सन दत्ता मोकल और लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रमजानी तथा गणेश चतुर्थी के दौरान किसी भी तरह की विपदा निर्माण न हो, इसलिए परिमंडल 2 के उपायुक्त श्री शेवाले की पहल। त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सड़कों के नाकारापन से उब चुकी है खांदा कॉलोनी की जनता, अभी भी लगा है समस्याओं का भांडार। और नवी मुंबई में आयोजित की गई थी इफ्तार पार्टी। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।